हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ प्रिंस सिविल सर्विसेज। माई सेल्फ अनिरुद्ध सिंह। हम लास्ट वीडियो में जो हमने डिस्कस किया था, प्राइम मिनिस्टर मोदी की एजुकेशन क्वालिफिकेशन से संबंधित गुजरात हाई कोर्ट का एक आदेश आया था, जिसके तहत उन्होंने गुजरात हाई कोर्ट ने केंद्रीय सूचना आयोग के एक आदेश को रद्द कर दिया था। और उसी न्यूज़ से हमने कुछ सब टॉपिक्स निकाले थे जो यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट थे, जिसमें सबसे पहला टॉपिक था आरटीआई एक्ट, जिसके तहत सूचना मांगी गई थी हमारे प्राइम मिनिस्टर की डिग्री से संबंधित। दूसरा था सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन और तीसरा था क्वालिफिकेशंस टू बी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो आरटीआई एक्ट से संबंधित जो बात थी, जो चीजें थी, वो हमने पिछले वीडियो के अंदर डिस्कस की थी। उसी के आगे कंटिन्यू करते हुए आज हम सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर, केंद्रीय सूचना आयोग से संबंधित जो जानकारियां हैं उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर आयोग का निर्माण कैसे हुआ, आयोग में कंपोजिशन क्या है, इसका टेन्योर वगैरह क्या होता है, इसमें जो सर्व करते हैं लोग। ठीक है, तो उससे पहले आपके लिए एक जरूरी सूचना। 12th के बाद प्रिंस एजुहब के तत्वाधान में ऑनलाइन एग्जाम हो रहा है 16 अप्रैल को। ठीक है, ये एग्जामिनेशन प्रिंस सिविल सर्विसेज की तरफ से आयोजित किया जा रहा है, जिसके तहत 12th के बाद नॉर्मली जो लोग ग्रेजुएशन करते हैं 3 साल की, बीए बीएससी जो नॉर्मल ग्रेजुएशन होती है, उसी के साथ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन सच एज आईएएस और आरएस की कोचिंग, उसकी तैयारी करवाने का एक सुनहरा अवसर लोगों के सामने समक्ष पेश किया, प्रस्तुत किया गया प्रिंस सिविल सर्विसेज के द्वारा। तो दोज पीपल हु आर इंटरेस्टेड इन दिस कैन रजिस्टर इन दिस ऑन दिस वेबसाइट प्रिंस कॉलेज सीकर। इस वेबसाइट पे जाके आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और 16 अप्रैल को इसका एग्जाम है। तो दोज हु आर इंटरेस्टेड कैन विजिट द वेबसाइट। तो आगे बढ़ते हुए केंद्रीय सूचना आयोग से संबंधित जानकारी। केंद्रीय सूचना आयोग का गठन आरटीआई एक्ट के तहत ही किया गया था। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट जो 2005 में पारित हुआ था, अक्टूबर 2005 के अंदर उसको लागू किया गया था। तो आरटीआई एक्ट के तहत ही केंद्रीय सूचना आयोग का गठन किया गया था। सीआईसी वाज क्रिएटेड अंडर द एक्ट ऑफ राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005। इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी, क्योंकि आरटीआई एक्ट पार्लियामेंट के द्वारा पारित किया गया है। दो तरह की बॉडीज होती हैं, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी और एक स्टैट्यूटरी बॉडी। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज वो होती हैं, संवैधानिक संस्थाएं वो होती हैं जो संविधान के अंदर निर्मित की जाती है, संविधान के द्वारा निर्मित की जाती है। ठीक है, जैसे कि हमारा सुप्रीम कोर्ट है, इलेक्शन कमीशन है, नियंत्रक और माल लेखा परीक्षक कंट्रोल ऑडिटर जनरल कैग जिसे नॉर्मली कहा जाता है इसे। तो दो संस्थाएं होती है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी और स्टैट्यूटरी बॉडी। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज वो होती हैं जिनको कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा निर्मित किया जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही उनसे संबंधित प्रावधान होते हैं। ठीक है, लेकिन सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन को संविधान द्वारा निर्मित नहीं किया गया था। आरटीआई एक्ट, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, पार्लियामेंट ने पारित किया था 2005 में, तो इसलिए ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, ये है स्टैट्यूटरी बॉडी, यानी कि एक वैधानिक संस्था। ये संवैधानिक संस्था नहीं है, ये वैधानिक संस्था है जिसको संसद के कानून के द्वारा बनाया गया है। चलिए, तो इट इज स्टैट्यूटरी बॉडी, नॉट ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। आरटीआई एक्ट के तहत क्यों बनाया गया था इसको? बिकॉज राइट टू इंफॉर्मेशन, अगर आप एक कानून पारित कर रहे हो तो उसके तहत आपको एक ऐसी संस्था चाहिएगी जो इस कानून को लागू करे। यदि इस कानून के लागू होने में कोई दिक्कतें आ रही हैं तो उन दिक्कतों का निवारण करे। ठीक है, जो सिटीजन्स हैं देश के, अगर वो कोई सूचना मांगना चाह रहे हैं सरकारी संस्थाओं से, ठीक है, पब्लिक अथॉरिटी से, और उनको वो सूचना नहीं मिल पा रही है, तो वो शिकायत कहां जाके करेंगे? ठीक है, तो उस पर्पज से, उस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन का गठन किया गया था। तो कंपोजिशन क्या है? सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन जो संस्था है, जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंदर कौन कौन लोग होते हैं? इसमें है सीआईसी, चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन, एक होते हैं मुख्य सूचना आयुक्त, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, और नॉट मोर देन 10 इंफॉर्मेशन कमिश्नर। ठीक है, एक तो होता है मुख्य सूचना आयुक्त, चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन, और उसके अलावा उनके अतिरिक्त 10 से ज्यादा इंफॉर्मेशन कमीशन नहीं हो सकते। मतलब मैक्सिमम 10 इंफॉर्मेशन कमीशन हो सकते हैं। वो सरकार पर डिपेंड करता है कि सरकार कितने अपॉइंट करना चाहती है। ठीक है, सरकार मींस यहां पे औपचारिक रूप से प्रेसिडेंट। अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, अपॉइंट कौन करता है? देश का राष्ट्रपति। हमारी अधिकतर जो भी संस्थाओं के जो प्रमुख होते हैं, संस्थाओं के जो मेंबर्स होते हैं, उनको राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। ठीक है, तो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और इंफॉर्मेशन कमीशन के जो भी दूसरे आयुक्त हैं, वो राष्ट्रपति के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। लेकिन राष्ट्रपति यह निर्णय स्वयं नहीं ले सकता। जैसा कि हमारे एक संसदीय प्रणाली है जिसमें तहत राष्ट्रपति का जो कार्य है वो एक नाम मात्र का है, औपचारिक पद है राष्ट्रपति का। तो राष्ट्रपति वो निर्णय लेगा किस आधार पर? राष्ट्रपति निर्णय लेगा रिकमेंडेशन ऑफ द कमिटी विच इंक्लूड्स, एक समिति बनाई जाएगी, वो समिति राष्ट्रपति को सिफारिश देगी कि आप इस व्यक्ति को
केंद्रीय सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त के पद पे नियुक्त कीजिए, तब राष्ट्रपति उनको नियुक्त करेंगे। तो उस कमेटी के अंदर कौन कौन होगा जो समिति नियुक्त करेगी? उसमें होंगे प्राइम मिनिस्टर एज ए चेयरपर्सन, उस समिति के अध्यक्ष के रूप में सबसे पहले होंगे प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। दूसरा मेंबर उस कमेटी को लीडर ऑफ अपोजिशन इन द लोकसभा, नॉट राज्यसभा, रिमेंबर दैट, लीडर ऑफ अपोजिशन इन द राज्यसभा, सॉरी लोकसभा, नेता प्रतिपक्ष लोकसभा के अंदर जो है वो दूसरा मेंबर होगा उस कमेटी का, ठीक है। जनरली अगर लोकसभा में प्रतिपक्ष नियुक्त नहीं हो पाता है क्योंकि उसके लिए 10% सीटें चाहिए होती है, ठीक है। टोटल लोकसभा की जितनी सीटें हैं 10% सीटें जिसके पास होती हैं, 1/10, उस पार्टी के व्यक्ति को नेता प्रतिपक्ष नियुक्त किया जाता है। लेकिन पिछले दो जो आप कह सकते हो कि दो चुनाव में, दो लोकसभा चुनाव में, 2014 और 19 के चुनाव में कोई भी पार्टी अभी तक नेता प्रतिपक्ष का पद प्राप्त नहीं कर पाई है ऑफिशियली। ऐसी सिचुएशन के अंदर नॉर्मली जो जिस व्यक्ति को लिया जाता है वो है सदन के अंदर, लोकसभा में जो सबसे बड़ी पार्टी होती है, ठीक है, उस पार्टी के व्यक्ति को इस समिति के अंदर ले लिया जाता है। लेकिन ऑफिशियली जब हम बात करेंगे तो हम बात करेंगे लीडर ऑफ अपोजिशन, एक पद है, उस पद के तहत लोकसभा में जो व्यक्ति होता है उस पद को धारण करने वाला वो उसका सेकंड मेंबर होता है। थर्ड है आपके यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, केंद्रीय मंत्री जो प्रधानमंत्री के द्वारा मनोनीत किया जाए, वो केंद्रीय मंत्री कैबिनेट मिनिस्टर होना चाहिए। केंद्रीय मंत्री में कई कैटेगरीज आती है, कैबिनेट मिनिस्टर होना चाहिए, ठीक है। कई कैबिनेट मिनिस्टर होता है, स्टेट मिनिस्टर होता है, डेप्यूटी मिनिस्टर होता है, तो कैबिनेट मिनिस्टर सबसे हाईएस्ट रैंक होती है मिनिस्टर्स में। तो कैबिनेट मिनिस्टर अपॉइंटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, और कैबिनेट मिनिस्टर कौन सा? कोई भी हो सकता है, ठीक है। होम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, जो भी कैबिनेट मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करना चाहे, ठीक है, उसे अपॉइंट किया जा सकता है, ठीक है। तो दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रॉम दिस। स्टैट्यूटरी बॉडी है, वैधानिक संस्था है, संवैधानिक नहीं है, रिमेंबर दैट, ठीक है। पार्लियामेंट के कानून के द्वारा बनाई गई है, ना कि संविधान के द्वारा। सेकंड, कंपोजिशन, चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन प्लस नॉट मोर देन 10 इंफॉर्मेशन कमिश्नर, ठीक है। नॉमिनेटेड बाय द अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट एट द रिकमेंडेशन ऑफ a committee consists of prime minister, leader of opposition in the lok sabha and union cabinet minister appointed by the prime minister, ठीक है। 3 मेंबर होते हैं कमेटी के अंदर। चलिए नेक्स्ट, क्वालिफिकेशंस क्या चाहिए इफ you are to be appointed or if someone has to be appointed at the post of chief information commission or information commission। तो क्वालिफिकेशंस क्या है, क्या योग्यता, क्या अर्हताएं निर्धारित की गई हैं मुख्य सूचना आयुक्त को नियुक्त करने के लिए या दूसरे सूचना आयुक्त को नियुक्त करने के लिए? तो एज सच कोई पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया कि आपके पास 5 साल 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपको यहाँ काम करना चाहिए, वहाँ काम करा हुआ होना चाहिए आपको, वैसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। जैसा कि आप देखेंगे जब एनआरसी, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन कह दीजिए, ठीक है, उनके लिए स्पेसिफिक क्वालिफिकेशंस है। सुप्रीम कोर्ट का जज अपॉइंट होने के लिए स्पेसिफिक क्वालिफिकेशंस होती हैं। फाइनेंस कमीशन में अपॉइंट होने के लिए कुछ क्वालिफिकेशंस होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन है बहुत ही जनरलिस्टिक है, सामान्य क्वालिफिकेशंस है। देखिए कैसे, शुड बी ए पर्सन ऑफ एमिनेंस, मतलब महत्व के पर्सन होने चाहिए पब्लिक लाइफ के अंदर। ऐसे व्यक्ति जो पब्लिक लाइफ के अंदर काफी पब्लिक लाइफ के अंदर उनका काफी जीवन व्यतीत हुआ हो, ठीक है, पब्लिक लाइफ में लोग रेस्पेक्ट करते हो उनकी, ऐसे व्यक्ति होनी चाहिए। तो पब्लिक लाइफ विद वाइड नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, मतलब अपने जीवन में एक अच्छा नॉलेज और एक्सपीरियंस होना चाहिए। किन सब्जेक्ट से रिलेटेड? लॉ, साइंस, सोशल सर्विस, सामाजिक सेवा, कानून, विज्ञान, एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नेंस, ठीक है, या जर्नलिज्म के अंदर, ठीक है, पत्रकारिता में, विज्ञान के अंदर, कानून के अंदर, सोशल सर्विस में, कह समाज सेवा में, एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन में, गवर्नेंस के अंदर, इन सब के अंदर बहुत ही अच्छा और लंबा अनुभव होना चाहिए ऐसे व्यक्तियों को, ठीक है, जिन्हें भी मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त के पद पर नियुक्त किया जाता है, ठीक है। कितना अनुभव होना चाहिए, कितने साल का होना चाहिए, किस संस्था में काम किए होने चाहिए, ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है, ठीक है। तो सिर्फ जर्नलिस्टिक क्वालिफिकेशन है। किसी व्यक्ति को अगर मान लीजिए कानून का ज्ञान ना हो तो उसको सोशल सर्विस के अंदर भी अपॉइंट किया जा सकता है, कि समाज सेवा किसी व्यक्ति ने की है तो उसको भी अपॉइंट किया जा सकता है सूचना आयुक्त के पद पे। टेन्योर क्या होता है? अच्छा, शुड नॉट बी होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, लाभ के पद पे वो अपॉइंट नहीं होने चाहिए। लाभ का पद क्या होता है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या है, इसके ऊपर कभी अलग एक वीडियो में चर्चा कर लेंगे। लेकिन कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, क्योंकि हमारे बहुत सी जो पद हैं, ठीक है, आप चाहे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का पद हो या मिनिस्टर्स का हो, कोई बहुत सारे पदों के अंदर एक बात हमेशा कॉमन रहती है कि लाभ के पद पे वो व्यक्ति नहीं होना चाहिए। तो लाभ का पद क्या है, इसके ऊपर सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी क्राइटेरिया देख लेते हैं। क्राइटेरिया क्या है क्वालिफिकेशन में? पब्लिक लाइफ के अंदर एक्सपीरियंस होना चाहिए इन सब्जेक्ट्स के अंदर, और दूसरा किसी लाभ के पद पे वो व्यक्ति नहीं होना चाहिए, ठीक है, उस व्यक्ति को अपॉइंट किया जा सकता है। टेन्योर क्या होता है, ठीक है, उनका जो भी कार्यकाल है,
कार्यकाल कितना हो सकता है मुख्य सूचना आयुक्त का और सूचना आयुक्त का। तो जो ओरिजिनल आरटीआई एक्ट के तहत जो 2005 में जो एक्ट पारित हुआ था, उसके तहत कार्यकाल 5 साल का रखा गया था, 5 years, और टिल द एज ऑफ 65 years। या तो व्यक्ति 5 साल उस पद पर रह ले, ठीक है, या 65 साल होने की उम्र तक उस पद पर रह ले, जो भी पहले हो, विच एवर इज अर्लियर, 5 years और 65 years, टिल द एज ऑफ 65 years। या तो उस पद पर उस व्यक्ति को 5 साल हो चुके हों, या 5 साल ना हुए तो 65 साल की उम्र उस व्यक्ति की हो गई हो, भले 1 साल ही हुआ उस पद के ऊपर। तो जो कुछ भी पहले हो, यदि 5 साल पहले हो रहे हैं तो 5 साल, या 65 साल की उम्र पहले हो चुकी है उसकी, अभी 5 साल का टेन्योर पूरा नहीं हुआ तो 65 साल की उम्र को काउंट किया जाएगा। तो विच एवर इज अर्लियर, उसको आरटीआई एक्ट का जो ओरिजिनल प्रावधान था उसके अंदर ये दो चीजें थी। लेकिन 2019 में, इन 2019, आरटीआई एक्ट के तहत संशोधन किया गया, और उस संशोधन के अंदर क्या चीज की गई, इस 5 साल की जो कैटेगरी थी उसको हटा दिया गया, ठीक है। 65 years अभी भी था, लेकिन 5 साल का जो टेन्योर था उसको हटा दिया। उसकी जगह क्या किया गया, फॉर द टर्म प्रिस्क्राइब्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ऐसा कार्यकाल जो केंद्रीय सरकार डिसाइड करे वो उनको बताया, वो 2 साल, 3 साल, 1 साल, 1.5 साल, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। 2019 अमेंडमेंट से पहले जो ओरिजिनल आरटीआई एक्ट का था, जिसके तहत सीआईसी का पद को बनाया गया था, उसके तहत जो कार्यकाल था वो 5 साल और 65 साल वाला था, 5 and 65, ठीक है, रिमेंबर दैट। लेकिन वर्तमान में ये नहीं है। प्रेजेंट में क्या है, 65 तक तो है, टर्म प्रिस्क्राइब्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, और टिल द एज ऑफ 65 years। या तो वो केंद्रीय सरकार जो टर्म डिसाइड करे उस टर्म तक हो, या फिर 65 की ईयर्स की एज तक, ठीक है। तो ये दो चीजें याद रखिएगा। टेन्योर ये है। नेक्स्ट है आपका रिमूवल। पद से हटाया कैसे जा सकता है उस व्यक्ति को, जो आपके चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है और इंफॉर्मेशन कमिश्नर उनको जो पद पर नियुक्त किया गया, यदि उनको हटाया जाना उस पद से तो कैसे हटाया जा सकता है, उनके पद की सुरक्षा से संबंधित क्या चीजें हैं। तो पहली चीज, कैन बी रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति ने अपॉइंट किया है तो हटाएगा कौन, राष्ट्रपति हटा सकता है, ठीक है। इफ ही इज एडजस्ट एंड इंसॉल्वेंट, या तो वो दिवालिया घोषित हो चुके हैं, ठीक है, एडजस्ट एंड इंसॉल्वेंट, दिवालिया घोषित हो चुके हैं। कन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस, ठीक है, किसी अपराध के अंदर उनको सजा हो चुकी है, ठीक है। या एंगेजेस इन द पेड एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड ऑफिस, उनको जो ऑफिस मिला हुआ है, यानी कि मुख्य सूचना आयुक्त का या सूचना आयुक्त का जो पद है जिसपे वो कार्य कर रहे हैं, उसके बाहर वो किसी एम्प्लॉयमेंट में एंगेज होते हैं। यानी कि मान लो कोई और जॉब पकड़ ली किसी प्राइवेट कंपनी के अंदर, किसी दूसरी जॉब पकड़ ली सरकार के अंदर ही, तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। एक पद है सूचना आयुक्त का या मुख्य सूचना आयुक्त का, आप उसी पद पर रहेंगे जब तक आप उस पद पर बने हुए। यू कैन नॉट एंगेज इन द पेड एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड द ऑफिस। रिमेंबर दैट, पेड एम्प्लॉयमेंट, नॉट अनपेड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। पहली चीज तो एम्प्लॉयमेंट पेड ही होना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट कहते हैं इसे क्योंकि पेड हुआ वो। इन्फॉर्मेटिव ऑफ माइंड एंड बॉडी, शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से वो काम करने में सक्षम नहीं है, ठीक है। ऐसी अगर कोई चीज हो चुकी है, ठीक है, होता है कई बार शारीरिक कोई एक्सीडेंट वगैरह हो जाए, या दिमाग से कुछ डिमेंशिया वगैरह की प्रॉब्लम हो जाए, भूलने की बीमारी हो जाए, कुछ भी कह दो आप, तो माइंड और बॉडी से अगर वो इन्फर्म है तो उस सिचुएशन में भी उनको पद से हटाया जा सकता है। और प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी, या उन्होंने कोई ऐसा मिसबिहेवियर कर दिया है, ठीक है, या राष्ट्रपति को लगे कि यार इस पद पे बैठने की उनकी कैपेसिटी नहीं है, ठीक है, उनकी क्षमताओं के बाहर है ऐसा कुछ पद, ठीक है, तो इस सेंस में उनको पद से हटाया जा सकता है। लेकिन इस जो लास्ट पॉइंट है, प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी, इस चीज को प्रूव करने के लिए इस ग्राउंड पे उनको तभी हटाया जा सकता है जब ऐसा कोई मैटर सुप्रीम कोर्ट को रेफर किया जाएगा पहले। यदि इस ग्राउंड के ऊपर किसी सीआईसी को या इंफॉर्मेशन कमीशन को हटाया जा रहा है तो उनको इस मैटर को सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट को रेफर किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट इंक्वायरी करेगा कि मुख्य सूचना आयुक्त ने या सूचना आयुक्त ने ऐसा कोई काम किया है जिसे प्रूव्ड मिसबिहेवियर कहा जा सके, ठीक है, साबित कदाचार जिसे हम हिंदी में कहते हैं। क्या ऐसा कोई कार्य उन्होंने किया जिसे कदाचार कहा जा सके, मिसबिहेवियर कहा जा सके। और सुप्रीम कोर्ट यदि मान लेता है कि हाँ इस कार्य को मिसबिहेवियर कहा जा सकता है, इस व्यक्ति ने मिसबिहेवियर किया है, इस केस के अंदर उनको पद से हटाया जा सकता है, ठीक है। तो ये ग्राउंड से रिमूवल के, पद से हटाने के उनके जो आधार है। लास्ट, पावर्स एंड फंक्शंस। वी आर एट द कंक्लूजन ऑफ द टॉपिक। पावर्स और फंक्शंस क्या है चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर या केंद्रीय सूचना आयोग के, किस उद्देश्य के लिए इसको बनाया गया था। कोई व्यक्ति यदि सूचना प्राप्त करना चाहता है और अगर वो ना कर पाए तो ऐसी स्थिति के अंदर उसके पास रेमेडी क्या है, उपचार क्या है कि वो अपनी शिकायत कर सके, ठीक है। इस सिचुएशन में होता क्या है, 3 तरह की होती है। सबसे पहले तो पीआईयू, जिससे आप इंफॉर्मेशन मांगोगे। पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, ये हर केंद्रीय सरकार के अंदर
केंद्र सरकार का डिपार्टमेंट विभाग, उसके अंदर एक सीपीआई होना चाहिए, सेंट्रल पब्लिक सर्विस पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, ठीक है, अधिकारी होना चाहिए हर विभाग के अंदर, ताकि कोई भी व्यक्ति आरटीआई दाखिल करना चाहे तो उस पीआईओ की जिम्मेदारी होगी कि वो सूचना उस व्यक्ति को मिले। यदि सूचना ये व्यक्ति नहीं दे पाता है, ग्राउंड्स कौन कौन से होते हैं? कंप्लेंट्स रिलेटिंग टू द ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन, सूचना प्राप्त करने संबंधित कोई भी जानकारी, जैसे कि डिनायल ऑफ इंफॉर्मेशन, कोई सूचना देने से किसी ने मना कर दिया, आपने सूचना मांगी लेकिन उस पीआईओ ने या सरकारी डिपार्टमेंट ने सूचना देने से मना कर दिया, चाहे जो भी ग्राउंड रहा हो, ठीक है। वैसे तो एग्जेम्पशंस प्रोवाइडेड हैं, छूट प्रोवाइडेड है आरटीआई एक्ट के अंदर, लेकिन यदि कोई भी ग्राउंड हो सकता है जिस पर सूचना मना की जा सकती है। डिनायल इन्फो, इनकम्प्लीट और फॉल्स इन्फो, आपने जो जानकारी मांगी थी वो आपको अधूरी दी गई, ठीक है, आप पूरी जानकारी नहीं दी गई, छुपाए गए आपसे कुछ तथ्य, ठीक है, या फॉल्स जानकारी दी गई, झूठी जानकारी दी गई। मान लीजिए किसी जानकारी को रिवील करने से करप्शन का पता लगता, तो उस जानकारी को नहीं दिया गया, या फैक्ट्स बदल के, तथ्य बदल के वो जानकारी दी गई। इस सिचुएशन में क्या होगा? झूठी जानकारी कहलाएगी वो। इंफॉर्मेशन नॉट गिवन विद इन द टाइम पीरियड, टाइम लिमिट, इंफॉर्मेशन देने का टाइम पीरियड हमने कितना माना था? 30 डेज, जो ऑर्डिनरी इंफॉर्मेशन, नॉर्मल इंफॉर्मेशन है। 30 दिन का टाइम पीरियड, 30 दिन के अंदर इंफॉर्मेशन मिल जानी चाहिए एप्लीकेंट को, लेकिन 30 दिन के टाइम पीरियड में नहीं मिली, 40 दिन लग गए, 45 लग गए, 50 लग गए, तो इंफॉर्मेशन नॉट गिवन विद इन द टाइम लिमिट। तो इन सब शिकायतों के निवारण के लिए एक तो होती है, इसके ऊपर एक अपील की जा सकती है, फर्स्ट अपील, ठीक है। पीआईओ, सरकारी कोई अधिकारी, जो पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर यदि कोई सूचना नहीं देता तो उसके बाद एक लेवल पर अपील की जा सकती है। यदि वहां से भी आपकी शिकायत का निवारण नहीं हो सकता तो फिर शिकायत कहां की जाएगी? सीआईसी के अंदर शिकायत की जा सकती है। तो सीआईसी का रोल कहां आता है? एट द सेकंड लेवल ऑफ अपील, ठीक है। पीआईओ पब्लिक डिपार्टमेंट के अंदर कोई ऑफिशियल है, उसने अगर आपकी कोई शिकायत है सूचना संबंधित, तो उसकी शिकायत आप फर्स्ट अपील में जो डेजिग्नेटेड ऑफिसर उसको कर सकते हैं। उससे भी यदि निवारण नहीं हो रहा तो आप सेकंड अपील कहां कर सकते हैं? सीआईसी के अंदर, केंद्रीय सूचना आयोग के अंदर। तो केंद्रीय सूचना आयोग का मुख्य उद्देश्य क्या है? टू इंक्वायर, रिसीव एंड इंक्वायर इनटू द कंप्लेंट्स, उन शिकायतों को प्राप्त करना और उनके संबंध में इंक्वायरी करना, ठीक है, जांच करना। किस तरह की शिकायतें? यदि इंफॉर्मेशन देने से मना कर दिया है, जो सीपीआईओ पब्लिक डिपार्टमेंट्स हैं जो भी गवर्नमेंट के, उन्होंने मना कर दिया है, या इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन दी गई, झूठी इंफॉर्मेशन दी गई है, इंफॉर्मेशन टाइम पीरियड में नहीं दी गई है, ठीक है, या और कोई दूसरी सूचना है, ठीक है। ये तो 2-3 एग्जांपल्स है, और भी सूचना संबंधित कोई चीज आ सकती है। तो मान लीजिए फीस ज्यादा चार्ज कर ली, जैसे कि 10 रुपए चार्ज है, 50 रुपए ले लिए, तो उससे संबंधित शिकायत की जा सकती है। तो इनसे संबंधित सूचना प्राप्त करने से संबंधित जो भी शिकायत हो वो सीआईसी में की जा सकती है। While hearing the complaints, the commission has the powers of a civil court, ठीक है, याद रखना, सिविल कोर्ट एक दीवानी जो अदालत होती है, सिविल कोर्ट्स, उससे संबंधित जो भी पावर्स होती है वो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के पास होती है, ठीक है। कमीशन किसी भी व्यक्ति को गवाही के लिए बुला सकता है, कोई भी डॉक्यूमेंट सरकार से मांग सकता है, ठीक है। जो भी सिविल कोर्ट्स के पास पावर होती है, सिविल न्यायालय के पास, वो सारी पावर्स सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के पास होती है, ठीक है। सजा देने संबंधित बात नहीं हो रही है, बात यहाँ पे हो रही है सिविल कोर्ट के पास पावर्स होती है, किसी भी डॉक्यूमेंट को निकलवाना, ठीक है, सरकारी आदेश दे सकती है किसी भी सरकारी अधिकारी को, आप ये डॉक्यूमेंट ला के दीजिए, एविडेंस ला के दीजिए, ठीक है, या किसी भी गवाह को बुला सकती है, ठीक है। तो इससे संबंधित सिविल कोर्ट्स की कुछ पावर्स होती हैं, तो वो सारी पावर्स सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के पास होती हैं, ठीक है। लास्ट, कमीशन सबमिट्स एनुअल रिपोर्ट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। जो सीआईसी है वो अपनी एनुअल रिपोर्ट, वार्षिक जो प्रतिवेदन है, वो केंद्रीय सरकार को सौंपता है, ठीक है। एनुअल रिपोर्ट केंद्रीय सरकार को सौंपी जाएगी सीआईसी के द्वारा, और वो रिपोर्ट केंद्र सरकार पार्लियामेंट के जो दोनों सदन हैं उनके समक्ष रखेगी, लोकसभा राज्यसभा के समक्ष, ठीक है। तो इन द सम अप करते हुए, केंद्रीय सूचना आयोग 2005 में आरटीआई एक्ट के तहत बना था, ठीक है। सीआईसी और दूसरे इंफॉर्मेशन कमीशन, कंपोजिशन क्या है? सीआईसी प्लस नॉट मोर देन 10 इंफॉर्मेशन कमीशन, केंद्रीय सूचना आयोग प्लस 10 से अधिक सूचना आयुक्त नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो टोटल ऑफ मैक्सिमम 11 लोग हो सकते हैं। गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि एक तो सूचना आयुक्त, मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त करना है, उसके अलावा जितने गवर्नमेंट नियुक्त करना चाहे, ठीक है। अपॉइंट कौन करेगा उनको? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाएंगे। किसकी रिकमेंडेशन पे? एक समिति बनेगी, उस समिति के अंदर होंगे 3 लोग, ठीक है। कौन कौन? प्रधानमंत्री एज ए चेयरपर्सन ऑफ द कमिटी, लीडर ऑफ अपोजिशन फ्रॉम द लोकसभा, ठीक है, एंड यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर अपॉइंटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। तो ये उनका कंपोजिशन है। उसके अलावा यदि टेन्योर क्या होगा उनका? टेन्योर है प्रिस्क्राइब्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और टिल द एज ऑफ 65 ईयर्स। पहले 2005 में जब एक्ट आया था, तब 2019 से पहले 2005 में जब एक्ट आया था, तब जो ओरिजिनल प्रावधान किया गया तो 5 साल और 65 साल की उम्र तक था। लेकिन 2019 में
आरटीआई एक्ट के तहत संशोधन किया गया और जो सूचना आयोग है, केंद्रीय सूचना आयोग, उसके जो पदाधिकारी हैं उनका जो टेन्योर था वो सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, ना कि 5 साल होगा, ठीक है, वो 2 साल 3 साल जितना भी हो सकता है, और टिल द एज ऑफ 65 ईयर्स, ठीक है। तो ये उसका था। रिमूवल के कंडीशन हमने देख लिए, इफ एडजस्ट इंस्टॉलमेंट, इनकैपेसिटी ऑफ मिसबिहेवियर, इनकैपेसिटी ऑफ माइंड, एंगेजेस इन द पेड एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड द ऑफिस, ठीक है। तो ये सब उनके ग्राउंड्स थे रिमूवल के। पावर्स एंड फंक्शंस में क्या है, टू रिसीव एंड इंक्वायर इनटू द कंप्लेंट्स रिलेटेड टू द इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो ये सब चाहिए, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती, झूठी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो इन सब चीज़ों से संबंधित जो भी कंप्लेंट होगी वो सीआईसी में की जा सकती है। चलिए, तो वी आर कंक्लूडिंग दिस टॉपिक। तो हमारी जो सीरीज थी 3 वीडियोस की, कि आरटीआई एक्ट से संबंधित, सीआईसी और क्वालिफिकेशंस टू बी द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। इन द सेकंड पार्ट ऑफ द सीरीज हमने आज सीआईसी कंप्लीट किया है। इन द नेक्स्ट पार्ट वी विल लुक इनटू द क्वालिफिकेशंस टू बी द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, कि आखिर क्या क्वालिफिकेशंस एक सांसद के लिए निर्धारित की गई हैं संविधान के द्वारा, और क्या उसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन का भी कोई प्रावधान था, और अगर नहीं तो क्यों नहीं था, ठीक है। तो इसके भी रीजन हम जानने की कोशिश करेंगे। टिल देन, हैव अ गुड डे, थैंक यू वेरी मच।